हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ITI एग्ज़ाम की यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्या चल रही है, MCQ सीरीज चल रही है। ठीक है जी, हमने अपने पिछली क्लासेस में 46 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था, जो था हमारा मॉड्यूल नंबर 2 से। ठीक है, अब देखिए आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो भी क्या है, हमारा 2 ही है। ठीक है, जो है हमारा बेसिक ऑफ AC एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक, आज हम अपनी इस क्लास में 47 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लास उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप वो क्लासेस देखेंगे तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर दिया है। कह रहा है कि स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार कैसा होता है। ठीक है, क्या पूछा है, जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है उसका आकार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर A वर्ग धातु डिस्क, ऑप्शन नंबर B है परिपत्र धातु डिस्क, ऑप्शन नंबर C है बेलनाकार ग्लास डिस्क, या फिर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आयताकार प्लास्टिक डिस्क। अब देखिए जो वर्ग धातु डिस्क है इसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मेटल डिस्क। ठीक है, परिपत्र धातु डिस्क है जो वो है हमारी सर्कुलर मेटल डिस्क, और जो हमारा C है यानी कि सिलेंड्रिकल ग्लास डिस्क हो जाएगा, और जो D है वो है हमारा रेक्टेंगुलर प्लास्टिक डिस्क। ठीक है जी, वर्ग क्या है हमारा, स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, देखिए पहले वो देखते हैं होता कैसा हो, स्टैंडर्ड वायर गेज है क्या, है ना। तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वो होता है हमारा इस प्रकार से। ये क्या हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है, मान लीजिए, है ना। क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड वायर गेज है, इस प्रकार से राउंड शेप में होता है। यहाँ से जोड़ लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें क्या होते हैं, देखिए थोड़े थोड़े दूर पे खांचे टाइप के बने होते हैं। ठीक है, छोटा, ये तो छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, ये सब क्या है, खांचे बने होते हैं छोटे से बड़े के शेप में। ठीक है, ऐसे ऐसे खांचे बनाए जाते हैं, सबसे बड़ा उससे बड़ा। ठीक, ये क्या बना, हमारे खांचे बनाए जाते हैं। इसमें क्या होती है, नंबरिंग की होती है, 0 से लेके हमारी नंबरिंग होती है 36 तक। ठीक है जी, नंबरिंग होती है। इसमें देखिए क्या किया जाता है, जो हमारा ये खांचा है ना, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा गेज होता है ना, जो गेज होता है जो हमारे, उनको क्या डाला है, इसमें एंट्री कराई जाती है। इन खांचों में क्या कराते हैं, हम एंट्री कराते हैं। देखिए जिस खांचे में क्या होता है, हमारा जो वायर है, जो हमारा गेज है, वो क्या होता है, अगर एंटर कर जाता है पूरा अच्छे से तो वो क्या है, उसी का जो नीचे का नंबर लिखा होता है, खांचे के नीचे सबके नंबर लिखे होते हैं, तो उसके नीचे जो नंबर लिखा होता है वो क्या लेता है, हमारा वायर गेज नंबर होता है वो। ठीक है, क्या होता है, वो वायर गेज नंबर होता है। देखिए अगर पहले में एंटर नहीं करता तो दूसरे में करेगा, दूसरे में नहीं करेगा तो तीसरे में करेगा, जिसमें भी करेगा वो एंटर बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा, तो वही क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज का नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए छोटे से बड़े के आकार में क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, वाइंडिंग के लिए हमें पता करना होता है कि कितने गेज का मैं क्या लेना है, हमें वायर लेना है, तो हम उस हिसाब से क्या करते हैं, उसको पहले क्या कर लेते हैं, इसका मान देख लेते हैं कितने गेज का है वायर, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, कितने गेज की वाइंडिंग होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या हमें बड़े बड़े कहते हैं, बड़े बड़े गेजों की भी हमें आवश्यकता पड़ती है नंबरिंग के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए इसमें क्या स्लॉट होते हैं जो कटे हुए, तो इसमें सभी प्रकार के स्लॉट, छोटे से लेके बड़े साइज के स्लॉट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने जैसे कि देखा है कि यहाँ पे क्या बताया कि स्टैंडर्ड वायर का जो आकार है वो कैसा होता है, ये स्लॉट कटे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं ना। तो इसका आकार देखिए कैसा है, इसका आकार जो है वो कैसा है, हमारा परिपत्र धातु, जिसे हम बोल सकते हैं हमारा सर्कुलर मेटल डिस्क। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, सर्कुलर मेटल डिस्क, जिसे हम बोल सकते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर B बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर आता है, वो कहता है कि कंडक्टर की वर्तमान वहन क्षमता के अनुपाती कौन सी धातु मात्रा प्रत्यक्ष है ना। क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको क्या करते हैं, करंट कैरी कैपेसिटी जो होती है उसकी, वो कितनी होती है कंडक्टेंस में। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर A तार प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर B है पासिंग करंट, ऑप्शन नंबर C है कंडक्टर का आकार, या फिर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा कंडक्टर डायमीटर। बताएं।
तो देखिए जो हमारा कंडक्टर है ना, जो कंडक्टर यानी जो हमारा चालक होता है उसकी जो वहन क्षमता है, ठीक है, उसकी वहन क्षमता यानी कि कह सकते हैं मान लीजिए क्या है हमारे कंडक्टर है ना, ये क्या है हमारा कंडक्टर है, इसमें क्या करते हैं अपने जब क्या कह सकते हैं, मान लीजिए ये भी हमारा कंडक्टेंस है, चाहे हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे हैं, ठीक, इसका क्या है हमारा ये डायामीटर है, देखिए जितना डायामीटर होगा उतना ही क्या होगा करंट फ्लो होगा, ठीक। अभी इतना इसका कितना है हमारा डायामीटर, देखिए ये इलेक्ट्रॉन गए हमारे, इसका डायामीटर अभी इतना है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह कितनी होगी हमारी, कितने वहन होंगे इलेक्ट्रॉन, कितने जाएंगे, इस वे में जाएंगे, ठीक है। अगर हमने इसी को क्या कर दिया, हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, देखिए अब इसको हमने क्या कर दिया और बड़ा कर दिया, तो क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होंगे, है ना, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होंगे, जिस वजह से क्या करंट ज़्यादा जाएगा और उसकी जो डायामीटर वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कंडक्टर के साथ क्या होता है हमारा जो डायामीटर है वो बढ़ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंडक्टर का जो व्यास होता है ना, कंडक्टर का व्यास किस पे निर्भर करता है, हमारे वहन क्षमता पे निर्भर करता है, कितने इलेक्ट्रॉन वहेंगे वो किस पे निर्भर करेगा, हमारे कंडक्टर के व्यास यानी कि कंडक्टेंस डायमीटर पर निर्भर करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर आता है, कहता है कि चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हमें क्या करनी है, चालकता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, किस सूत्र का यानी किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने क्यू वी, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे क्यू वी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे सामने, आई आर, ठीक है। और ये क्या है हमारा सी आई। ये क्या है हमारा बी आई, ठीक है, बी आई, और ये है हमारा आई वी। ठीक है जी, क्लियर हुआ। ये सब क्या है हमारे, अब देखिए पूछा कि चालकता ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्यू अपॉन वी, ऑप्शन नंबर बी है आई इंटू आर, ऑप्शन नंबर सी है वी अपॉन आई, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई अपॉन वी। बताएं। तो देखिए जब हमें क्या करना होता है, चालकता ज्ञात करनी होती ना, तो चालकता हम देखिए किससे ज्ञात करें, पहले तो सबके फॉर्मूला देखिए जो हमारा है ना, ये सब देखिए चालकता ज्ञात करने के लिए यानी कि हम किससे डोनेट करेंगे, अपने जी से हम दर्शाते हैं क्या, ये हमारा कंडक्टेंस है ना। तो वी क्या होता है, ये हमारा कंडक्टेंस है, ये जी, ठीक है। तो जब पूछा क्या है, चालकता ज्ञात करनी है, तो चालकता यानी कि कंडक्टेंस हमें ज्ञात करनी है, कंडक्टेंस ज्ञात करना होता है, तो जी बराबर हम क्या लिखते हैं, आई अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब देखिए जो हमारा, अब देखिए अब ये तो हो गया हमारा जी, ठीक है। अब जो है हमारा आई अपॉन वी अपॉन आई जो है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है रेजिस्टेंस का। किसका होगा, अगर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, वी अपॉन आई का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या निकलेगा, हमारा प्रतिरोध निकल के आएगा। और अगर हमें क्या करनी है, वोल्टेज ज्ञात करनी है ना, अगर ये होता है हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला, अगर हमें वोल्टेज ज्ञात करें तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, आई इंटू आर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये वाला। और अगर हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है, सी अपॉन सी बराबर करनी है, सी से क्या सकते हैं, कैपेसिटेंस हमें ज्ञात करनी है, उसका फॉर्मूला होता है की अपॉन वी। ठीक है जी, क्लियर हुआ। लेकिन हमें बताना क्या है, इसका क्या पूछे, चालकता ज्ञात करने तो हमें किसकी होती है, वो होती है हमारी आई बी बराबर जी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा कंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आता है आपके सामने 50 दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अर्धचालक के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है ना, कि हमें क्या बनाने हैं, अर्धचालक हमें बनाना है, उसको बनाने के लिए हमें किस सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए गैलियम और इंडियम, ऑप्शन नंबर बी चांदी और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक और सुरमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम। बताएं। तो देखिए जब हमें अर्धचालकता ज्ञात करनी होगी, सबसे पहले देखिए हम जो कह सकते हैं हमारा जो
ये हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं ना, कि हमारे परमाणु क्रमांक कितने, पहली कक्षा में हमें कितने परमाणु क्रमांक रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे, एटॉमिक नंबर जो होते हैं हमारे वो। अब देखिए अगर पहली कक्षा में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, पहली कक्षा में अगर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे अर्धचालक कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाएंगे, अगर पहली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हमें मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे, वो अर्धचालक हो जाते हैं, ठीक है। और अगर पहली कक्षा में क्या होगा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी मान लीजिए ये पहली कक्षा में कितने हैं हमारे, मान लीजिए पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे चालक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अगर पहले कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएंगे हमारे चालक यानी कि कंडक्टर। और अगर हमारे पहले कक्षा में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे चालक। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हो जाएंगे हमारे अर्धचालक। और अगर 4 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, अगर 5 हैं 6 हैं जितने भी है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कुचालक यानी कि इंसुलेटर हो जाएंगे वो हमारे, ठीक है जी। ठीक, अब ने क्या पूछा कि अर्धचालक बनाने के लिए जो सामग्री का यूज़ होता है, अर्धचालक किस सामग्री से मिलकर बनता है, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। क्या होते हैं वो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, तो ऑप्शन नंबर ठीक है ही। लेकिन जो हमारे गैलीलियम और जो कह सकते हैं गैलियम और इंडियम और जो हमारा आर्सेनिक और सुरमा यानी कि जे और ये वाला, ये क्या होता है, ये कंडक्टेंस जो तो है हमारे ना, जो हमारे कंडक्टिविटी होती है उसको क्या करते हैं, ये डोपिंग करने का काम करते हैं। कौन, हमारे गैलियम और इंडियम और आर्सेनिक और सुरमा, ये क्या करते हैं, कंडेंस, जो हमारे कंडक्टिविटी होती है ना उसको क्या करता है, ये कम ज़्यादा करने का काम करता है। किसमें, हमारे अर्धचालक में। क्या करता है, अर्धचालक में करता है। अगर ये अर्धचालक कम है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा करनी है, कम करनी है, तो हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग किस में करेंगे हम, किन किन से, गैलियम और इंडियम या फिर आर्सेनिक और सुरमे से, ठीक है। और जो हमारा चांदी बच रहा है, चांदी और जो एल्यूमिनियम है, ये क्या है, हमारा कंडक्टिविटी है, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टिविटी बनाने के काम आते हैं। तो लेकिन हमसे पूछा क्या गया, अर्धचालक के बारे में हमसे पूछा गया है, तो हम क्या बताएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग करके अर्धचालक बनाए जाते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर दिया कि किस धातु विद्युत धारा की चालकता बहुत अधिक होती है ना, कि किस धातु की विद्युत जो धारा है उसकी जो चालकता है उसकी सबसे अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए गोल्डन, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्यूमिनियम। अब देखिए मैंने आपको एक बार बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हमें क्या याद करना है कि किस धातु की सबसे अच्छी चालकता होती है, तो हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा, क्या कह सकते हैं ना, एक ट्रिक बोल सकते हैं, वो होती है हमारी SCGA, ठीक है, SCGA, ठीक है। अब देखिए S फॉर क्या है हमारा सिल्वर, सिल्वर की कितनी होती है 100%, C फॉर कॉपर, कॉपर की कितनी होती है हमारी 94%, G फॉर गोल्ड, गोल्ड की कितनी होती है 67, और जो हमारा एल्यूमिनियम बचता है उसकी होती है 56, ठीक है, कितनी हो जाएगी 56%। अब देखिए आपसे इसमें कोई पूछा कि किस धातु की सबसे अच्छी चालकता होती है, सबसे अच्छी किसकी है, हमारी 100% कौन चालकता दे रहा है हमारी, तो वो है हमारा सिल्वर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर ऐसे याद करेंगे तो क्या रहेगा हमारे दिमाग में रहेगा, अगर आप ऐसे याद करेंगे सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम तो क्या होगा, आप खुद तो कंफ्यूज होंगे, साथ में अपने फ्रेंड्सों को भी कंफ्यूज करेंगे और एग्जाम में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें क्या याद करना है, बस हमें इतना याद करना है SCGA, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा सिल्वर, उसकी 100% होती है, उससे कम किसकी होती है कॉपर यानी कि 94%, G फॉर गोल्ड उसकी होती है हमारी 67%, और जो हमारा लास्ट में बचता है एल्यूमिनियम उसकी होती है हमारी 56%, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल्वर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर दिया है, कह रहा है कि तार झुकने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान कैसे रहती है ना। क्या कह रहा है कि जो तार है हमारा उसका जो इंसुलेटिंग कोटिंग होती है वो झुकने के बाद भी नुकसानदायक कैसी नहीं, मतलब उसका जो डैमेज है वो क्यों नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हमारे सामने तार प्रतिरोध के कारण, ऑप्शन नंबर बी है उचित धारा प्रवाह के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंसुलेशन की लोचदार संपत्ति के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तार की सामग्री की ताकत के कारण। अब देखिए इसने क्या कहा है कि तार को झुकने पर भी उसकी जो कोटिंग होती है इंसुलेटर वो बिना नुकसान, अब देखिए हमारा जो वायर होता है ना,
ये क्या है हमारा चालक है, अंदर क्या है ये हमारा ये चालक है, ठीक है। ये क्या है चालक। अब उसके ऊपर जो कोटिंग ये वाली की गई है ना, ये क्या है हमारी इंसुलेटर कोटिंग, ठीक है। ये क्या है हमारा चालक हो जाएगा, ये हमारा चालक, और ये हमारा इंसुलेटर यानी कि कुचालक, ठीक है। ये चालक है, वो है कुचालक। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि अगर इसकी पोजीशन अभी क्या है सीधी है ना। अब इसने क्या कहा है कि इसकी जो कोटिंग होती है वो झुकने पर भी, है ना, झुकने पे पूछा है तो इसकी जो पहली वाली पोजीशन उसकी सेकंड पोजीशन अगर करें तो ये हमारा क्या है चालक, इसके ऊपर क्या है कोटिंग। ये देखिए क्या है झुका हुआ है ना, ये क्या है अंदर वाला हमारा चालक और ये बाहर वाला क्या है हमारा उसके ऊपर की कोटिंग, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, अगर इसके ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, पहले तो हम ये जानें कि हमारा जो चालक उसके ऊपर जो कोटिंग करते हैं वो क्यों करते हैं। तो देखिए चालक के ऊपर कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, उससे सुरक्षा मिले ताकि हमारे चालक को कोई नुकसान ना पहुँचे, है ना। क्या कह सकते हैं इसकी, मान लीजिए हमारा फ़ोन है, हमने फ़ोन लिया, उसके ऊपर अपने टेम्पर्ड है, कैमरे का ग्लास वगैरह है, अपना जो हमारा बैक कवर, ये सब क्यों लगाते हैं, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले, है ना। क्यों लगाते हैं हम कवर उसके ऊपर, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। क्यों मिले, अगर हम टेम्पर्ड वगैरह लगाएंगे, अगर पानी में फ़ोन गिर जाता है उसकी स्क्रीन डैमेज, अगर फ़ोन हमसे छूट के गिर रहा है तो उसकी कौन से टेम्पर्ड पर नुकसान होगा, हमारे जो अंदर का जो हमारा रियल स्क्रीन उस पर नुकसान नहीं होगा। इसी कंडीशन से हम क्या करते हैं, जो हमारा कह सकते हैं ना हमारा जो तार है उसको क्या करते हैं हम कोटिंग करते हैं, किससे, इंसुलेटेड वायर से, ठीक। क्यों करते हैं, अब देखिए होता है कैसा हमारा लोचदार बनाया जाता है, कैसा बनाया जाता है हमारा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारा वो होता है ना अंदर का चालक होता है, उसी स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं अपने इंसुलेटर को। क्यों कि जिस प्रकार से हमारा अंदर का चालक मूव करेगा उसी प्रकार से हमारा जो बाहर का उसका जो इंसुलेशन है ना, इंसुलेटर जो है वो क्या करेगा उसके साथ मूव करेगा, यानी कि वो कैसा रहेगा, फ्लेक्सिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया ऑप्शन नंबर कहाँ पे, इंसुलेशन का लोचदार संपत्ति, यानी कि लोचदार कह सकते हैं इसका फ्लेक्सिबल संपत्ति के कारण, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो क्या है हमारा। देखिए एक और अगर हमारा एग्जाम्पल है तो ले सकते हैं, हमारे बच्चे है ट्रेन के जो इतने सारे डब्बे होते हैं, बोगी होती है जो हमारी, है ना, वो क्या होती है पटरियाँ चलती हैं। देखिए पटरी है हमारी, ठीक, पटरी कभी टेढ़ी मेढ़ी भी ऐसे चली जाती है ना। तो देखिए हमारी जो ट्रेन है उसके बीच की जो बोगियाँ होती हैं बीच थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है कि जिस प्रकार से अगर पटरियाँ चेंज हो तो उसको जो मूव करना है, हमारे बोगियाँ मूव करेंगी, जो हमारे डब्बे मूव करेंगे तो वो आराम से इन पटरियों पर मूव करके निकल जाए, ठीक है। अगर ये पटरियों में इनके बीच में हम क्या करें, बोगियों के बीच में हम स्पेस ना दें तो वो क्या होगा, डैमेज हो जाएंगे, है ना, वो क्या जाएंगे ही नहीं दूसरे पटरी पर। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं अपने वायर पर भी क्या करते हैं इंसुलेटेड कोटिंग करते हैं, कौन सी, फ्लेक्सिबल कोटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर है कि किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है, यानी कि किसी भी माध्यम में जो हमारे आवेशित कण होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी भी माध्यम में अगर गति करते हैं तो उस गति का नाम क्या होता है ना। ऑप्शन नंबर ए है लहर, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है लहर, अगर हम लहर ना कह के कह सकते हैं हम अपने इसको करंट, ठीक है, क्या कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोध, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, बताएं। तो देखिए हम कह सकते हैं जो हमारा इसमें क्या कहा है कि किसी भी माध्यम में आवेशित कण, कि कोई भी जो माध्यम है, कैसा भी माध्यम है, उसमें क्या करना है, हमारा जो आवेशित कण है उसकी गति को क्या कहते हैं, कि जो हमारा आवेशित कण होता है ना। देखिए फ्रिक्वेंसी के, चलिए पहले मान लीजिए फ्रिक्वेंसी कैसी होती है हमारी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी कैसे दर्शाते हैं हम, ऐसे, है ना। ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है, पहले बढ़ती है फिर क्या होती है एकदम घट जाती है। प्रतिरोध क्या है हमारा, प्रतिरोध यानी कि आर बराबर हो जाता है हमारा V/I। वोल्टेज क्या होता है हमारा, B बराबर कह सकते हैं IR, ठीक है, B बराबर क्या IR। और जो हमारा करंट होता है, करंट यानी कि धारा, ठीक है, करंट यानी कि धारा, या फिर हमारी तो धारा I बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए, धारा I बराबर जो होती है हमारी वो होती है हमारी V/R, ठीक है। तो उसमें पूछा कि किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की जो गति होती है, तो देखिए जब हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन है गति करेंगे, है ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है अगर किसी भी माध्यम क्या करेंगे, गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है ना। क्या होगा, जाहिर सी बात है, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जहाँ पे हमारा धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी तो उसमें क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा,
है ना। करंट फ्लो होगा तो क्या वो कह रहा है कि गति होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, गति करते हुए जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ये सब। अगर गति कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा करंट भी मौजूद होगा। तो यानी कि उसका जो दूसरा माध्यम है वो इसका जो नाम है, किसी भी माध्यम से करंट जो हमारा होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गति करते हैं तो क्या करते हैं, वो करंट को उत्पन्न करते हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे करंट कहलाते हैं। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने इन सभी को आपको क्या बताया, फॉर्मूले बताए थे। वोल्टेज का होता है हमारा VIR, ठीक है। जो हमारा प्रतिरोध है ये हो जाएगा हमारा V/I। और फ्रिक्वेंसी का तो हम इस प्रकार से डोनेट कर देंगे, और जो हमारा करंट है उसको हम करेंगे हम I बराबर क्या होता है हमारा V/R। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर दिया है कि 4 स्वतंत्र लाइनों के साथ 4 बिट डिजिटल स्विच का निर्देश VCC वोल्टेज क्या है। इसमें क्या पूछा है कि जो हमारा VCC है ना, ये वाला VCC, इसका जो वोल्टेज है वो क्या होता है, किसमें, कि 4 जो हमारी फ्रीडम लाइन है, क्या है, जो हमारी 4 लाइनें हैं, खुली हुई 4 लाइनें, स्वतंत्र लाइनें हैं। देखिए 4 लाइनों में क्या होगा, हमारा 4 जो हमारे गए हैं, वायर गए होंगे लाइनों में, है ना। उसमें क्या होगा, एक वायर में हमारा 1 बिट होता है, तो इसी प्रकार से क्या 4 लाइनों में 4 कितने हो जाएंगे, हमारे बिट हो जाएंगे। उसमें क्या पूछे कि डिजिटल जो स्विच होता है उसका जो निर्दिष्ट है, जो VCC है, उसकी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, कि जो VCC है वो क्या हम कह सकते हैं, जो VCC है ये क्या है हमारी, देखिए VCC तो ये है हमारी पॉजिटिव पावर वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, ये क्या है, पावर वोल्टेज सप्लाई, स्पेस नहीं है यहाँ पे लिखने का। ऐसे समझ लीजिए VCC क्या है हमारा, ये है पावर वोल्टेज सप्लाई, किसकी, ट्रांजिस्टर की। ठीक है, ट्रांजिस्टर की क्या है हमारी VCC जो होती है वो होती है पावर वोल्टेज सप्लाई। ठीक, और एक होती है VDD, एक क्या होता है हमारे VDD। देखिए ये क्या, ये भी पॉजिटिव सप्लाई, पावर सप्लाई होती है, पर ये कहाँ कभी कभी यूज़ की जाती है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ की जाएगी, बहुत ही कम टाइम पे कभी कभी ही यूज़ करी जाएगी। लेकिन ज़्यादातर कौन सी होती है, ये भी ट्रांजिस्टर में ही होती है यूज़, और ये भी होती है ट्रांजिस्टर में। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, VCC का यूज़ करते हैं। 2 और होती है हमारी, एक होती है VEE और एक होती है हमारी VSS। ठीक है, ये क्या होती है हमारी निगेटिव। ठीक है, ये दोनों कौन होती है हमारी, निगेटिव होती है ट्रांजिस्टर में। ठीक है जी। अब देखिए ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारा जो VCC है यहाँ पर इसका संबंध रखता था थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या पूछा कि 4 स्वतंत्र लाइन है, उसमें 4 जो बिट है उसके स्विच की जो आउट गोइंग है ना, जो जो आउटपुट है वो क्या होगा। तो देखिए जिसका जो आउटपुट होता है ना वो होता है हमारा 4.5 वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा 4.5 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट। देखिए ज़्यादातर क्या होती है हमारा जो मेन होता है वो होता है हमारा 4.5 वोल्ट ही होता है। लेकिन इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, कभी एग्जाम में क्या क्या देता है, वो 4.6 कर देगा, 4.7, 4.6 कुछ भी लिख देगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, आप इतना याद रखें 4.5 वोल्ट से लेके कितना होता है हमारा 5.5 वोल्ट तक। ठीक है, अगर आपको 4.5 भी अगर आपको दिख रहा है तो वो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मानक तार गेज यानी कि SWG यानी कि हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज, उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है। ठीक है, क्या पूछो हमारा मानक तार है यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ताप वर्तमान यानी कि ताप जो कह सकते हैं करंट होता है जो वो। ऑप्शन नंबर बी है हमारे सामने माप वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी है तार का व्यास मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है तार के इंसुलेशन को मापने के लिए। बताएं। तो देखिए मैंने आपको बताया जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है यानी कि जो मानक है हमारा है ना, वो किस प्रकार से होता है हमारा, इस प्रकार से। इसमें क्या होते हैं, खांचे दिए होते हैं इस प्रकार से छोटे से बड़े क्रम में। ठीक है, ऐसे खांचे दिए होते हैं, पहले छोटे से स्टार्ट होगी और बड़े से बड़े क्रम में बढ़ते जाएंगे वो। ठीक है जी, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है। इसमें क्या करते हैं हम वायर की एंट्री करवाते हैं। क्या करते हैं, वायर को एंटर कर करके देखते हैं कि किस में ये सबसे ज़्यादा अच्छे से फिट हो रहा है। अगर पहले में नहीं हो रहा तो सेकंड में हो रहा होगा, सेकंड में तो थर्ड में हो रहा होगा, थर्ड में तो फोर्थ में, कहीं ना कहीं तो ये फिट होगा ना। तो यही पूछा है कि जो तार है
हमारे स्टैंडर्ड वायर गेज है उसका जो मेन वर्क है, उसका जो मेन काम है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेन काम होता है वो होता है हमारा तार को मापने के लिए, तार के व्यास को मापने के लिए, है ना। क्या करता है ये, तार का जो व्यास है उसको मापने के लिए इसका काम किया जाता है, यानी कि मेजर डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है कि किस धातु पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है, यानी कि कौन सी धातु ऐसी है जो पैरामीटर विद्युत पैरामीटर को मेगर से मापा जाता है, किस चीज़ को। ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान, जैसे हम बोल सकते हैं करंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, करंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलेशन प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी है फ्रिक्वेंसी, बताएं। तो देखिए जो विद्युत पैरामीटर है उसको मेगर द्वारा जब मापा जाता है तो वो होता है हमारा, क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा हमारा इंसुलेशन प्रतिरोध। किसको मापते हैं हम, पैरामीटर, विद्युत पैरामीटर से मेगर को किससे मापेंगे, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं, ठीक है। इसको मापते हैं। अब देखिए हमारा फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को इससे मापते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर से, ठीक है, फ्रिक्वेंसी मीटर से नापते हैं। वोल्टेज को किससे नापते हम, वोल्ट मीटर से, ठीक है, किससे नापेंगे, वोल्ट मीटर से। और जो हमारा करंट है, करंट को किससे नापेंगे हम, एम्पियर मीटर से या फिर अमीटर से, ठीक है। अमीटर से नाप सकते हैं हम या फिर एम्पियर मीटर से भी नाप सकते हैं। लेकिन हमें पूछा क्या गया है हमसे कि विद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है, किस को मापा जाएगा, तो वो हमारा इंसुलेशन प्रतिरोध, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी देखिए आपको बताया करंट को हम किससे नापते हैं, अमीटर या फिर एम्पियर मीटर। वोल्टेज को हम मापते हैं वोल्ट मीटर से। फ्रिक्वेंसी को हम नापते हैं फ्रिक्वेंसी मीटर से। सभी का क्या होते हैं, हमारे मीटर होते हैं मापने के लिए। तो हमारा जो मेगर है, मेगर से हम जो को नापते हैं वो है हमारा इंसुलेशन प्रतिरोध, यानी कि अपने रेजिस्टेंस को हम मापते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास में अपने क्या 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है जी। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट लगता है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, एक दो बार वीडियो को पुश करके आगे पीछे ट्राई कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा वीडियो देखिए। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। चलिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे तो वीडियो को वो भी देख लेना, ठीक। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियोस कम समझ में आएगी तो, पर अगर हम स्टार्टिंग से जो हमारा पॉइंट चलता है ना बेसिक बन के कि हमें ये चीज़ से लेके स्टार्टिंग, तो वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आता जाता है। अगर हम बेस से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप पहले की क्लासेस को ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर, अगर आपको आज की इस क्लास को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।